साल 2020 महीना जुलाई का राजस्थान की सियासत में बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें मानेसर कांड भी शामिल था। और इसी दौरान राजस्थान के कुछ बड़े नेताओं के, राजस्थान के कुछ जनप्रतिनिधियों के फोन रिकॉर्डिंग के कुछ ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुए, जिनसे रिलेटेड जो नाम था वो लोकेश शर्मा था। नाम आया कि उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा, उन्होंने ये ऑडियो क्लिप्स वायरल किए। और लोकेश शर्मा का कहना था कि उन्हें ये ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया से मिले हैं। मगर हाल ही में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, या यूं कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले, लोकेश शर्मा पूरी मीडिया को अपने आवास पर, अपने ऑफिस पर बुलाते हैं और खुलासा करते हैं कि ये ऑडियो क्लिप्स उन्हें सोशल मीडिया से नहीं मिले, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने हाथों से उन्हें सौंपे थे। यानी कि उन्होंने अपनी ही सरकार में अपने ही नेता को कटघरे में खड़े कर दिया है। लोकेश शर्मा से सीधी बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, बड़ा आरोप आपने अशोक गहलोत पर लगाया है, जिसने आप ही को अपना ओएसडी बनाया, उन्हीं को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरा प्रकरण क्या है वो समझा दीजिए पहले। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। आरोप तो किसी भी तरीके का कोई कहीं भी लगा सकता है, लेकिन मैंने जो कल बोला है वो वास्तविकता है, वो सच्चाई है। इस पूरे प्रदेश और देश को ये पता है कि 2020 में जब यहाँ राजनीतिक संकट आया, पॉलिटिकल क्राइसिस जिसे कहा गया, कि सचिन पायलट जी अपने विधायकों के साथ जो उनके माने जाते हैं उन्हें लेकर मानेसर चले गए हैं और सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार गिरने वाली है। तो वो जब सारा घटनाक्रम चल रहा था तो इनके गुट के माने जाने वाले सभी लोगों को एक होटल में ले जाके, जो एक शब्द काम में लेते हैं ना राजनीति में कि बाड़ाबंदी की गई, बाड़ाबंदी जी। तो अपने समर्थक सभी विधायकों को लेके होटल फेयरमाउंट में उनकी बाड़ाबंदी की गई, उन्हें वहां रखा गया। चूंकि उनके अपने विधायक थे, वो रोजाना दोनों टाइम ये चेक करने आते थे कि कोई कम तो नहीं हो गया जी। तो घटना है 16 जुलाई 2020 की जी। जब ये बिल्कुल चरम पे था कि सरकार बचेगी या जाएगी, सरकार टॉपल होगी या बचा पाएंगे। एक एक विधायक इनके लिए बहुत जरूरी था कि कैसे बचा के रखा जाए और कैसे जो लोग गए हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाए कि ये हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उस पीक टाइम में, जो मैं तारीख बार बार बोल रहा हूँ, 16 जुलाई, उस दिन भी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट आए। वहाँ से 3-3:30 बजे वो उन सबसे बातचीत करके, यानी उन्हें संभाल के कि ये पूरी काउंटिंग है, जो लोग मेरे साथ थे वो हैं, वहाँ से निकल गए। तो लगभग 5 बजे उनके पीएसओ का मेरे पास में कॉल आया और ये कहा कि आपको मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं, एक अर्जेंट काम है, आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए। चूंकि फेयरमाउंट होटल कुकस में स्थित है, वहां से मुख्यमंत्री निवास पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बहुत नॉर्मल है, लग ही जाता है। तो वो रास्ते का जो समय था, उस समय में भी मुझे 3 से 4 बार कॉल किए पीएसओ ने और ये कहा कि तुरंत आओ, जल्दी आओ। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि रास्ते को भी मुझे पूरी तरह से वहां पहुंचने का समय नहीं दिया जा रहा। खैर, जो समय लगना था वो लगा। मैं मुख्यमंत्री निवास पहुंचा तो मुख्यमंत्री निवास में पिंक हाउस में मुख्यमंत्री जी का चैम्बर है। उस चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया और एक प्रिंटेड पेपर दिया। पेन ड्राइव देकर ये कहा कि इसे मीडिया को तुरंत सर्कुलेट कर दो। मुझे ये पता नहीं था पेन ड्राइव में क्या है और मुझे ये जानना भी नहीं था, क्योंकि मेरे बॉस अगर मुझे कोई चीज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मीडिया में सर्कुलेट कर दो, मैं वैसे भी काम मीडिया का ही देखता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे, चाहे वो प्रेस नोट के लिए कहा जाए या मीडिया मैनेज करने के लिए, जो उनकी भावना वहां तक पहुंचाने की बात है वो कही जाए, मैं उसी काम को करता आया हूँ। तो जब मुझे ये दिया गया तो नेचुरल सी बात है कि मैं ये क्यों पूछूंगा इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो चूंकि पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव से तो सीधे मैं सर्कुलेट कर नहीं सकता था। तो उस पेन ड्राइव को लेके मैं घर आया। मैंने उस पे जो कुछ भी था उसे शिफ्ट किया लैपटॉप पे। लैपटॉप से मैंने अपने फ़ोन पे लेकर उसे तुरंत मीडिया को व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट कर दिया। अब आप देखिए, इस दरमियान भी इतनी तसल्ली नहीं थी कि थोड़ा सा वक्त लगता है। मुझे व्हाट्सएप कॉल करके
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मीडिया में खबर नहीं चली अभी तक, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या है, क्या चीज़ मुझे दी है। मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा, मैंने अभी अभी सबको सर्कुलेट किया है, अगले 5-7 मिनट में खबर आ जाएगी। तो जैसे ही अगले 5 से 7 मिनट में खबर आई तो मैं खुद शॉक हो गया कि ये क्या था जो इतना बड़ा हुआ है। खैर मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं था, मुझे कहा गया, मैंने कर दिया, ठीक है। तो वो ऑडियो क्लिप्स जब सर्कुलेट हुए, अगले दिन उन सब के खिलाफ FIR दर्ज हुई, चाहे वो राजद्रोह के केस की बात हो या किसी भी तरीके के केस की, और उन केसों को दर्ज होने के बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ। सरकार ये लगने लगी कि अब हमारी सरकार बच जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये लग गया कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। तो जब ये जनता के सामने आ गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, तब उनको बैकआउट होना पड़ेगा, और वही हुआ। परिणाम सबने देखा। उन ऑडियो क्लिप्स की वजह से, उनके बाहर आने की वजह से, पब्लिक डोमेन में आने की वजह से वो सरकार बच गई। और मुझे ये कहा गया कि ये बात कहीं किसी को इस रूप में नहीं बतानी कि हमने दी है, आप कोई कहानी बताओ जो आपको ठीक लगे और वही बयान आपको मीडिया में देना है, अगर आपसे कभी कोई पूछे तो। वही किया। फिर मैंने निर्देशों की पालना की, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हुए पूरे मीडिया को, जब मुझसे पूछा गया कि ये कहाँ से आई, मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, और वो मैंने सर्कुलेट कर। अच्छा लोकेश जी, इसमें सचिन पायलट का फोन भी टैप किया गया, ऐसा भी जिक्र है? सचिन पायलट सहित तमाम विधायक जो उनके साथ गए थे, उन सभी के फोन सर्विलांस पे थे, इंटरसेप्शन पे थे। और सिर्फ वही नहीं, इनके खुद के गुट के लोग भी, जिनके ऊपर इन्हें लगता था कि कहीं ये चले ना जाएं इधर उधर, उनके भी बहुत सारे लोगों के फोन सर्विलांस पे रहे और इंटरसेप्शन पे रहे। अच्छा लोकेश जी, आपने ये आरोप लगा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में तो खड़ा कर दिया, मगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही आपने इन सब ऑडियो क्लिप्स के बारे में मीडिया को या पूरी जनता को बताना जरूरी क्यों समझा? विधानसभा चुनाव के समय या ठीक उससे पहले आपने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? ये शब्द उचित नहीं है कि मैंने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने सच्चाई व्यक्त की है, और सच्चाई व्यक्त करने की वजह है मेरी मजबूरी। जिस व्यक्ति ने मुझे ये भरोसा दिलाया हो कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आप चिंता मत करना, तो जब मेरे ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ हो, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से मैंने कोई काम किया हो, तो मैं क्यों चिंता करूंगा? मैं तो जितनी भी बड़ी जोखिम होगी उसे लेने के लिए तैयार रहूंगा। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे बिठा के कह रहा है कि लोकेश चिंता मत करना, हम है ना, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे, तो जिस व्यक्ति के ये शब्द रहे हों, और यही तो वजह थी कि मैंने 3 साल तक मुंह नहीं खोला। 8-8, 10-10 घंटे का इंटरोगेशन किसे कहते हैं? क्राइम ब्रांच में जाके देखें कोई, क्या माहौल होता है, कैसे आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, कैसे आपका परिवार उस पूरी परेशानी को झेलता है, कितने दबाव में होता होगा जब उनका बेटा दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस गया है, रात को लौटा नहीं है, तो उन्हें ये डर रहता था कि वापस आएगा भी या नहीं आएगा। उन सबको बर्दाश्त करने के बाद भी जो शख्स नहीं टूटा हो, जिसने एक शब्द नहीं बोला हो, उसके पीछे कारण यही था ना कि भाई मुख्यमंत्री और उनका सारा सिस्टम उनके सपोर्ट के लिए है, क्योंकि उसने सरकार बचाने में अपनी भूमिका निभाई है ना। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनका बर्ताव बदल गया। अच्छा लोकेश जी, आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का बर्ताव बदल गया। पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, हम साथ में रहेंगे। अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको बीच में अकेला छोड़ दिया? लगभग 1 वर्ष से उन्होंने इस मसले पर, यानी केस वाले मसले पर बातचीत करना बंद कर दिया। आगे से बात करी आपने? उन्हें पता होता था, जब भी मेरी पेशी होती थी, जब भी मुझे क्राइम ब्रांच जाना होता था, मैं बात करता था कि मुझे वहाँ बुलाया है, हाँ ठीक है जाओ, आप जाके आ जाओ। लेकिन जो भरोसा शुरू में मुझे दिलाया गया था, जो खड़े होकर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, वो नदारत थी। उन्होंने खुद ने किनारा कर लिया, और इसके पीछे वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वजह रही होगी, जो मैं समझता हूँ। देखिए, जब ये सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और ये कहा कि तुमने वही सारा काम में लिया जो मैंने भेजा। हाँ, कैसे कैसे भेजा? कि मैंने लैपटॉप पे लिया, जो प्रक्रिया रही, लैपटॉप पे लिया, लैपटॉप से डिवाइस पे लिया। फिर मुझे कहा कि वो लैपटॉप और डिवाइस आपने डिस्ट्रॉय कर दिया ना? मैंने कहा कर दिया। 200% आपने कर दिया ना डिवाइस को और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कि अगर लैपटॉप को यूज में लिया है तो वो मुझे दे जाओ यहाँ पे, क्योंकि फोन डिवाइस तो डिस्ट्रॉय कर दिया, ये मैंने उन्हें कहा। उन्होंने कहा लैपटॉप मेरे पास में है।
कि वो आपका है या सीएमआर का है। यहाँ तक मुझे कहा गया जी। कि वो तो मेरा पर्सनल है, कि ठीक है तो वो लैपटॉप राज्य के बाहर भेज दो, मेरे पास दे दो, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा। तो यानी उनकी मंशा थी कि वो सारे के सारे एविडेंसेस जो थे, जो सबूत थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि गलत करने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा डर और शंका बनी रहती है। मैंने उन्हें कह दिया कि सब कुछ कर दिया है, लेकिन उन्हें डर था कि हो सकता है शायद नहीं किया हो। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि नवंबर 2021 में मेरे इसी कार्यालय में एसओजी की रेड करवाई गई। ओके। उन सबूतों को ढूंढने के लिए उनको यानी खंगाला, मेरा पूरा ऑफिस खंगाल लिया, छानबीन कर ली, सारे लैपटॉप सिस्टम पूरा कोना कोना खंगाल मारा। और जब उन्हें वो डिवाइस नहीं मिले तो मुझे लगता है वो आश्वस्त हो गए कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो ये हमारा कुछ नहीं कर आप ये कह रहे सकता। उस दिन के बाद से उनका बिहेवियर बदल गया कि अब हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमारी सरकार बच गई, हम हमारा पूरा कार्यकाल कर लेंगे, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अब ये जाने और इसका काम जाने। तो लोकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपके यहाँ पर एसओजी की रेड डलवाई खुद ने, और उन सबूतों को ढूंढने के लिए, आप यही कह रहे हैं? हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं भी कि उन सबूतों को ढूंढने के लिए, और जब वो कुछ नहीं मिला तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। और अच्छा, उसके बाद उन्होंने किनारा कर लिया, इस सारे मामले से किनारा कर लिया। तो ये तो आप और हम हर व्यक्ति ये जानता है कि इस लड़ाई को जो मैं लड़ रहा था, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है उसमें, मेरी कोई भूमिका ही नहीं है उसमें। तो मैं इस बोझ को लेके कब तक जा सकता था? जब मैं अकेला पड़ गया तो मुझे उचित लगा कि मैं पूरे प्रदेश की जनता को सच से अवगत कराऊं और ये बताऊं कि मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने सिर्फ अपने बॉस की आज्ञा का, उनके डायरेक्शन का पालन किया, जो मेरी ड्यूटी का हिस्सा था, जो मेरी ड्यूटी में शामिल था, मैंने वही किया। लेकिन लोकेश जी, जब अशोक गहलोत ने आपसे पूछा कि क्या आपने वो डिवाइस, वो पेन ड्राइव, वो लैपटॉप, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भी आपने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया और आपने झूठ बोला, तो क्या आपको पहले से कहीं ना कहीं शक था कि आगे चलकर मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है? 25 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूँ, और राजनीति में रहते हुए व्यक्ति अपने बचाव का इंतजाम नहीं कर सके तो वो क्या खाक राजनीति करेगा? मैं महाभारत का वो अभिमन्यु नहीं बनना चाहता था जो चक्रव्यूह में फंस के अपनी जान दे दे। मैं चक्रव्यूह में फंसा जरूर, लेकिन उसे भेदने के लिए मैंने अपना इंतजाम पहले ही कर रखा था कि मुझे इस चक्रव्यूह से वापस जीवित लौटना है। और यही वजह है, कौन विश्वास करता मेरे ऊपर पे? जैसे आज आप कह रहे हैं कि आपने इस समय पे उन्हें डैमेज करने के लिए या उनकी छवि को खराब करने के लिए आरोप लगाए हैं। अगर मेरे पास वो सारे सबूत नहीं होते तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कल से अभी तक हर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, और हर व्यक्ति को मेरे शब्दों में कहीं कोई हेरफेर नहीं है, सबको वही बात कर रहा हूँ कि मुझे पेन ड्राइव अशोक गहलोत ने दी और मेरे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनसे मेरा बचाव होगा और उनका वो चेहरा बेनकाब होगा जो उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया होगा। लेकिन लोकेश जी, जिन्हें आप अपना गुरु कहते हैं, आप कहते हैं कि आपको उन पर अंधविश्वास, आंखें मूंद कर आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। कई पोस्ट भी आपने पिछले दिनों जब आप उनके साथ रहे तब सोशल मीडिया पर आप उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते थे, पोस्ट करते रहते थे। उसके बावजूद भी ये शक की सुई, आपके ये जो शक का जो जमीर है वो कैसे पैदा हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए किस तरह की भावना रखते हैं, वो किस कदर तक वो पहुंच सकते हैं, कैसे उसे नेस्तनाबूद करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये भावना उनके मन में रहती है। तो ये तो मेरे मन में भी रहेगी ना। जो व्यक्ति आपको इतने नजदीक से जानता है तो उसे ये पता होगा ना कि ये मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। यही एक वजह थी कि मैंने अपने बचाव का इंतजाम पहले करके तैयार रखा था, ताकि मुझे ये अंदेशा नहीं था, वाकई मुझे ये कभी अंदेशा नहीं था कि मुझे इस तरीके से अकेला छोड़ दिया जाएगा। मैंने 3 साल निकाले, मैं तो पूरा जीवन निकाल देता, लेकिन जिसने मुझे ये भरोसा दिलाया था वो मेरे साथ उस तरह से खड़ा तो रहता। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुख्यमंत्री हो नहीं हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मजबूती को आपने शुरू में दर्शाया था, जिस तरह से आपने मुझे पकड़ के थामा था कि मैं हूं ना, वो तो आपने छोड़ दिया। तो मैं अकेला तो आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने तो सिर्फ आपका काम किया था। जब आपने ही किनारा कर लिया तो उस बोझ को लेके मैं कब तक चलूंगा? मैंने वो बोझ पूरी जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया कि वास्तविकता ये है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। और जो आपने कहा कि आपने उनकी तारीफों के पुल बांधे, देखिए मैंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, और जो उनकी अच्छी चीजें थी, जैसे वो बड़े शालीन दिखते हैं, सहजता से उपलब्ध होते हैं,
आप मेरी उस गुरु पूर्णिमा की पोस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने उनके उन गुणों का जिक्र किया कि आप शालीन हैं, आप सौम्य हैं, आप सहज हैं, तो वो तो अच्छी चीज है ना कि मैंने उनसे उन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका एक गुण मैं आज तक आत्मसात नहीं कर पाया। वो बड़ी साफ गोई से मुझे कहते थे कि जैसे मैं सबको काम में लेता हूँ, तू भी सबको काम में लिया कर। अच्छा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है काम में लेना। ये जब मैं काम में आ गया तो मैं समझ गया कि इस तरीके से काम में लिया जाता है। बस एक वो गुण, वो मैं आत्मसात नहीं कर पाया कि कैसे लोगों को काम में लेते हैं और बाद में उन्हें खुद से छिड़क देते हैं, अलग कर देते हैं। उपयोग लेने के बाद वो किसी यूज का नहीं रहे तो उसे निकाल के फेंक देते हैं। ये लीडर के जो सकारात्मक गुण हैं वो नहीं माने जा सकते। लीडर हमेशा अपने व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, उसे आगे बढ़ाता है। सेनापति अगर अपने सेना के लिए उसको प्रोटेक्ट करके आगे नहीं बढ़ाएगा तो फिर तो अकेला रह जाएगा ना, उसकी सेना ही खत्म हो जाएगी तो वो अकेला रह जाएगा। लोकेश जी, अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, मगर अब आप जो उनकी छवि बना रहे हैं वो उससे एकदम उलट दिख रही है। आप बेसिकली उनकी छवि ये बना रहे हैं कि वो राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सचिन पायलट ने भी बीच में विरोध के स्वर तेज किए थे, बगावत भी हुई, तो क्या सचिन पायलट को भी शांत करने के लिए अशोक गहलोत कुछ ऐसा ही करते थे? नहीं, शांत वो उनसे नहीं होते थे। वो तो पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। पार्टी ने जो भी उन्हें बाद में कहा होगा कि भाई आपको चीज़ों को इस तरीके से रखना है, उन्होंने उसमें पूरा सहयोग किया और उन्होंने भी कोई विद्रोह नहीं किया। वो भी अपनी बात रख रहे थे कि ये इस तरह से होना चाहिए। शायद उनकी कोई बात की सुनवाई नहीं हुई। जिस तरीके से वो चाहते थे कि प्रदेश में जो एजेंडा लेके जिस पे वो काम करना चाहते हैं वो काम करने का अवसर मिलना चाहिए, पर कहते हैं ना कि यहाँ इन्होंने अपने आप को सिर्फ स्वयंभू नेता मानकर रखा कि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी हूँ तो मैं हूँ, सरकार भी हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, हर व्यक्ति मेरे अधीन रहकर मेरे आदेशों की पालना करे मात्र। और यही सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस को अगर नुकसान पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की वजह से पहुंचा है। बड़ा दावा कर रहे हैं लोकेश जी आप। मैं सच व्यक्त कर रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ। इतने नजदीक से जानने के बाद बहुत से लोग हैं जो इन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और ये दोनों घटनाक्रम का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 3 दिसंबर को भी जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आए, उसके बाद रात को उन्होंने जब गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद मैंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी भावना व्यक्त की कि क्या क्या कमियां रही, कहाँ खामियां रही जिसकी वजह से हम अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। तो उन कमियों को तो उजागर करूंगा ना। मुझे लोगों ने कहा कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि भैया आपकी बात नहीं मान रहे, आपने तो ये कह दिया, ये कह दिया। मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि अगर मैं ये जिक्र पहले करता, चुनाव से पहले करता और परिणाम यही आते जो आए हैं, तो ये तो सारा ठीकरा मेरे माथे फोड़ दिया जाता ना कि आपने ऐसा किया इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं आई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी तो बड़ा नुकसान हो सकता है ना कांग्रेस को आपके इस खुलासे से। अब तो मैं इतना विचलित हो गया कि मैंने समय को नहीं देखा। पिछले 15 दिन से मैं इतने मानसिक दबाव और अवसाद में हूँ क्योंकि 9 मई को मेरी फिर पेशी है और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे होगा क्या। इतना विचलित हो गया, मैंने ठान लिया कि ठीक है, इस बोझ को जितना घसीटना था उतना मैंने घसीट लिया। अब मेरे गले तक आ गई है। मुझे अब ये सच पूरी जनता के सामने मैं सबूतों के रखना है ताकि वास्तविकता सबको पता लग सके कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कहीं दोषी नहीं हूँ। मुझे ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, मैंने उसे सिर्फ मीडिया को पहुंचाया, उनके निर्देशों की पालना की जो कि मेरे ड्यूटी का हिस्सा था। लोकेश जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं थी, बस आपने उन सबूतों को इसलिए बचा करके रखा कि कल को मेरे ऊपर बात आती है तो मैं उन्हें सबके सामने रख सकूं। समझ में आता है, मगर सोशल मीडिया पर जब से आपने ये खुलासा किया है तब से एक बात बड़ी चल पड़ी है, वो ये है कि राजस्थान को स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, स्वामी भक्तों की यहाँ पर बयार रही है, जयचंदों की राजस्थान में कोई जगह नहीं है। मगर अब लोकेश शर्मा जो कर रहे हैं वो जयचंदों जैसा काम ही कर रहे हैं। वो दौर अलग था जब स्वामी भक्ति की बात की जाती थी। वो स्वामी भी तो ऐसे होने चाहिए। ये डिपेंड एक व्यक्ति पे नहीं करता। और कौन से जयचंदों की बात कर रहे हैं? मैंने अपनी भूमिका का 100% ईमानदारी से निर्वहन किया। जब तक मैं पद पे था, सरकार थी, मैंने अगर इस तरीके का कोई खुलासा किया होता तो ये सरकार पहले भी तो गिर सकती थी।
मुझे नुकसान करना होता तो विधानसभा चुनावों से पहले मैं ये सारे खुलासे करता, ताकि जो सीटें आ सकती थी वो भी ना आए। तो मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया ना। परिणाम आने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, और जब मुझे अकेला छोड़ दिया गया, अरे कोई इस बात को क्यों नहीं सोचता कि मैं मजबूर क्यों हुआ। भाई 3 साल तक जो व्यक्ति नहीं टूटा, आज अचानक से क्या हो गया। उसके पीछे के सारे कारण मैंने बताए कि अब मुझे अकेला छोड़ दिया गया, तो मैं क्यों उस अकेला बोझ को लेके जाऊंगा जो काम मैंने किया ही नहीं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो गलती आपने की नहीं, फिर भी आप उसके लिए कहते रहे कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। आप ये कहेंगे, तब तक कहेंगे जब तक कि दूसरा व्यक्ति आपको पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब उसने ही साथ छोड़ दिया, किनारा कर लिया, तो मैं जाके मर जाऊं। लोकेश जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 साल तक तो मलाई खा ली और अब जब सरकार संकट में है तो खिलाफत कर दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को ये वाली मलाई अवश्य दे, क्योंकि ये जो मलाई मलाई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, एक भी व्यक्ति ये बता दे कि मैंने इस प्रदेश में इस पोस्ट पे रहते हुए कहीं इंडस्ट्रीज डाल ली हो, कोई फैक्ट्रियां डाल ली हो, कोई बिजनेस खड़ा कर लिया हो। अरे भाई, मलाई खाना किसे कहते हैं? जिन्होंने खाई उनका पता है कि किसने कहाँ रिसोर्ट बनाए हैं, किसने किस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। मैं तो अपना वही काम पहले कर रहा था जो आज कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मलाई मलाई कह के बात करते हैं, दूसरा लोग ये भी कहते हैं, मैंने कई कमेंट्स भी पढ़े कि आपको अशोक गहलोत ने इतना बड़ा पद दिया, ओएसडी बनाया। खुलासा करना चाहता हूँ ऐसे नादानों के लिए जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई एहसान किया मुझे पद देके। एहसान तो ऐसे लोगों पे किया जो कल आए थे और आपने परसों उनको ओएसडी बना दिया, दूसरी जगह से आए थे। मैं 13 से 18 का वो दौर याद दिलाना चाहता हूँ जब 2 व्यक्ति उनके पास खड़े नहीं होते थे। तो हमने तो 13 से 18 में वो काम किया कि जब कांग्रेस की 21 सीटें आई थी और यही मुख्यमंत्री थे उस समय, और जो परिणाम आए थे 21 सीटों का आया था। कहीं बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं थे कोई भी। तो हम उस वक्त खड़े थे, हमने प्रदेश में घूम घूम के टीम्स तैयार की। जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज ये एजेंसी के माध्यम से रील डलवा रहे हैं, वो सारे मैंने बनाए थे। और विधानसभा चुनावों से 1.5-2 महीने तक पहले तक मैं ही हैंडल करता था उन सभी को। ये जो लाखों फॉलोअर्स हैं, ये सारी मेहनत हमारी की हुई है। तो हमने उस मेहनत के एवज में मुझे वो एक ओएसडी का झुंझुना पकड़ाया गया। मेरा प्रोफाइल तो पॉलिटिकल प्रोफाइल है, मेरा हक बनता था राजनीतिक नियुक्ति का, ठीक है। मुझे पकड़ा दिया ओएसडी, कोई कॉपी पेन लेके पीछे घूमता है। मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि चलो ठीक है, आपने जो भी जिम्मेदारी दी है मैं उसका निर्वहन करूंगा। लेकिन लोगों को ये गलतफहमी है, लोगों को गलतफहमी है कि उन्होंने मुझे ओएसडी बना दिया। तो आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, मेरा हक भी उन्होंने नहीं दिया। मैंने 5 साल ना दिन देखा ना रात देखी और उनको वापस खड़ा करने का प्रयास किया। वो हमारी ही सबकी मेहनत थी कि 2018 में वापस हम मेजोरिटी में आए और वो मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट मांगा था पर मिला नहीं, क्या उसकी खुन्नस है ये तो सीधे तौर पर बहुत गलत आरोप है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सक्रिय राजनीति में होता है उसका अधिकार होता है कि वो टिकट की मांग रखे। उसी अधिकार के तहत पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैंने टिकट की मांग की कि मुझे टिकट चाहिए, और उसके पीछे भी मेरी इनसे बात हो चुकी थी। इनकी सहमति के बाद मैंने इनसे बैठ के चर्चा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है। इनके शब्द थे कि इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरा अपना इतना निजी व्यक्ति, मेरा भरोसे का व्यक्ति विधानसभा में आए, इससे अच्छी मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी। तो ठीक है, इनकी सहमति के बाद मैंने वो प्रयास शुरू किए। मैंने पहले बीकानेर में प्रयास किया, वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना। मैंने रिपोर्ट लाके दी कि बीडी कल्ला जी लगभग 20,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारेंगे, यहाँ आप मुझे टिकट दिलवा दें, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ एक नए चेहरे की आवश्यकता है। और मुझे काम करने दिया गया कि ठीक है आप जाओ, आप काम करते रहो जहाँ जहाँ भी जाना है। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, बीडी कल्ला जी यहाँ पहुंचे इनके पास में, और उन्होंने जो भी गुहार लगाई होगी कि मैं तो अब बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरा लास्ट चुनाव है और मुझे सम्मानजनक तरीके से वहां से विदाई चाहिए, या मेरा लास्ट चुनाव होगा, वो सब उन्होंने मान मून के और ये कहा कि भाई ऐसा करो, आप उस जगह से अलग हो जाओ, कोई और जगह बताओ मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैं 5 सीटों के नाम लिख के लेके गया इनके पास में, और वो 5 सीटें ऐसी थी जहां से पिछले 20 वर्ष से राजस्थान में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही थी। उनमें एक भीलवाड़ा भी था।
उन्होंने भीलवाड़ा पे अपने हाथ से टिक किया और ये कहा कि तुम भीलवाड़ा जाओ और अच्छी बात है, यहाँ तुम तैयारी करोगे, प्रयास करोगे तो आज नहीं तो कल के लिए कुछ ना कुछ तैयार होगा यहाँ। और यहाँ तक कहा कि वहां जाके लोगों को ये कहना कि मैं तो मुख्यमंत्री का खास आदमी हूँ, तुम्हारे सारे काम तो मैं यूं ही करवा दूंगा, तो लोग तुम्हारे साथ और जुड़ेंगे, तुम्हारे साथ उनका एक पूरा बॉन्ड बनेगा। तो जो इतना सब कुछ कह के मुझे भेजे, और बाद में समय आने पे पता नहीं क्या राजनीतिक मजबूरियां रही कि मुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया। कारण पूछा आपने इसका? मैंने कारण पूछना चाहा पर मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब ऐसा ही होता है जब कोई अपने किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना चाहे तो कारण तो क्या होगा, मंशा की बात होती है। जब सारे टिकट इनके कहने से दिए गए तो वो एक सीट ऐसी जहां पे चुनाव हार रहे थे, वो भी मैंने बताया कि यहाँ किसी को भी आप टिकट दे दो वो चुनाव हारेगा, तो क्यों नहीं हम नया प्रयोग करें, है ना। और मेरे पास तो आपका आशीर्वाद भी है, हो सकता है हम ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़े और जीत भी सकते हैं, क्योंकि वहां जो विधायक थे उनके खिलाफ भी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, विठल अवस्थी जी के खिलाफ, लेकिन पता नहीं सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया, टिकट नहीं दिया। खैर वो कोई बात नहीं थी, मुझे इस चीज की कतई कहीं कोई नाराजगी नहीं थी कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ठीक है, अपनी राजनीतिक अच्छा लोकेश जी, विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले विधानसभा में गहलोत सरकार के ही मंत्री लाल डायरी फहराते हैं और लाल डायरी का मुद्दा उठाते हैं, और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 का समय है, चुनाव अंतिम पड़ाव पे है, दूसरे फेज की वोटिंग होनी है, उस समय पे गहलोत के जो ओएसडी रहे लोकेश शर्मा वो इतना बड़ा खुलासा कर देते हैं कि फोन टैपिंग मामले में जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए वो खुद अशोक गहलोत ने दिए। क्या ये सब वेल प्लानिंग के तहत हो रहा है? मैंने तो कोई प्लानिंग की नहीं, बाकी रही बात लाल डायरी की तो वो लाल डायरी वाले जाने। बीजेपी के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग? ये सारे कहते हैं ना कि ऐसे समय पे और कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, तो ऐसे अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं कि आप बीजेपी से मिल गए या बीजेपी में जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर मुझे बीजेपी में जाना होता तो मैं विधानसभा चुनावों से पहले जाता, जहाँ जाके कोई अच्छी सी उनके साथ नेगोशिएट करता, क्योंकि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं टिकट लेना चाहता था, कांग्रेस नहीं दे रही थी तो मैं कहता कि भाई आप मुझे टिकट दे दो और मैं ये सारी चीजें कर दूंगा, मुझे डैमेज करना होता तो। लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा कभी नहीं रही, मैं अपने लीडर, अपनी पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए ना तो मैंने विधानसभा चुनावों से पहले कुछ किया और ना ही मैं अब कोई बीजेपी में जाने की मंशा रखता हूँ, ना मेरे वहां के किसी व्यक्ति से कोई बात हुई। अभी आपने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे जी के साथ भी मुलाकात की है, इनका मतलब क्या निकाला जाए? विनय सहस्त्रबुद्धे जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, वो यहाँ जब जयपुर में लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनकर आए हैं, तो हो सकता है ना कि हम लोग जो पुराने परिचित हैं, विचारधारा अपनी जगह होती है, पर्सनल रिलेशंस भी तो होते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आगे आ रहा हूँ मैं उस पे, मैं उनसे मिलने गया, विनय जी से मेरी मुलाकात हुई, तो वो मेरी ही गाड़ी में, हो सकता है शायद उस पर वहाँ कोई गाड़ी होगी या नहीं होगी, उन्होंने कहा कि चलो हम मुख्यमंत्री जी से मिल के आते हैं, तो मैं उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, वो हमारी चर्चा हुई। तो वो विषय इस तरह से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने गया। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, क्या राजनीतिक व्यक्ति दूसरी विचारधारा के व्यक्तियों से मिल नहीं सकता क्या? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे अपने कुछ काम भी हो सकते हैं और कोई मसले भी हो सकते हैं, हम और किसी विषय पे चर्चा भी कर सकते हैं, तो वो करने जाना तो कोई अपराध तो नहीं है ना। उसको सीधे तौर पर इस तरह से जोड़ के देखना कि मैं कोई पार्टी बदल रहा हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। तो बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही है उन पर क्या कहेंगे? उन्हें पूरी तरह से खारिज करता हूँ। मैं ना तो मेरी मुलाकातें इसलिए हुई कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, लेकिन मुलाकातों को इस रूप में तूल दिया गया कि शायद मैं वहां जाने का कोशिश कर रहा हूँ या उनके साथ मिलजुल के ऐसा कर रहा हूँ। ना मैं वहां जा रहा हूँ, मैं आज भी कांग्रेसी हूँ, कल भी था और आगे भी रहूंगा, चाहे मुझे कोई पद दे नहीं दे, मुझे जहाँ जिस तरह से काम करना होगा, क्योंकि कांग्रेस कोई व्यक्ति तो है नहीं, कांग्रेस विचार है। कांग्रेस, अगर मेरे मन में कांग्रेस के प्रति विचारधारा है तो वो तमगा या वो भावना मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। आप पूर्व ओएसडी बना दोगे, पूर्व महासचिव किसी को बना दोगे, पूर्व सचिव आप बना दोगे किसी को, लेकिन पूर्व कांग्रेसी तो नहीं होता ना कोई। मेरे विचार को, मेरी भावना को, मेरी आइडियोलॉजी को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तो मैं जब तक हूँ कांग्रेस में। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आप?
कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और अच्छा प्रयोग हुआ है इस बार। जैसे कि विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि जिन जिन सीटों पे नौजवान लोगों को टिकट दिया था, लगभग 80% से ज़्यादा लोग चुनाव जीत गए। तो अभी भी इस बार काफ़ी नौजवान हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है परिणाम पहले से बेहतर आएंगे। पिछले जो 2 टर्म रहे हैं, 14 का, 19 का, उनसे बेहतर परिणाम इस बार आने की संभावना है। लोकेश जी, मेरा अंतिम सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत स्वयंभू रहे हैं, वो चाहते हैं कि राजनीति में सिर्फ वही रहे, वो अपने आगे किसी को नहीं देख सकते, और कुछ कुछ ऐसी बातें सचिन पायलट को लेकर भी सियासी गलियारों में लगातार उठाई जाती रही जब उनके मुख्यमंत्री बनने की बातें अभी कुछ विधानसभा चुनावों के समय चल पड़ी थी। तो क्या इन सब बातों से आपका कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो आलाकमान है, हाईकमान है, वो अनभिज्ञ है इन सब बातों से, उन तक ये बातें नहीं पहुंचाई जा रही? आलाकमान को धोखे में रखा जाता है। जैसे कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा किया, उन्होंने इन्हें फ्री हैंड दे दिया, क्योंकि इन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि मुझे आप फ्री छोड़ दो, हर हाल में मैं कांग्रेस की सरकार की वापसी कराऊंगा। तो जो हमारे आलाकमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने अपने व्यक्ति पे भरोसा किया ना। पता सारी चीजें पहुंचती होंगी, जिस रूप में भी पहुंचती हैं, लेकिन अब निर्णय करने का वक्त है। अब ये सोचा जाना चाहिए कि क्यों राजस्थान में बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टी में गए, कांग्रेस के नेता, और हर व्यक्ति ने पार्टी को छोड़ते हुए एक नाम अवश्य लिया था, वो नाम था अशोक गहलोत। कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हम अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो हमसे मिलते नहीं है, हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो जब सबके पीछे केंद्र में इनका नाम आता है कि ये वजह रही, तो अब फैसले लेने का समय है कि आगे आने वाले समय में कम से कम ध्यान दिया जाए और कांग्रेस को वापस से मजबूत करने की दिशा में प्रयत्न किए जाएंगे। तभी संभव होगा जब नौजवान लोगों को आगे लाया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व से भी, हमारे आला कमान से भी, कि अब आवश्यकता है वापस मजबूती प्रदान करने की, ताकि आने वाली भविष्य में जो चुनौतियां हों उनका हम सब डटकर सामना कर सकें। अच्छा लोकेश, एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस कर रही हूँ, आपने कल इसी ऑफिस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब अशोक गहलोत पर जितने भी आरोप या आपके हिसाब से जो सच है वो आप कह रहे हैं इसी कमरे में कर रहे हैं, मगर ये जो कमरा है वो पूरा आपकी और अशोक गहलोत जी की तस्वीरों से अटा पड़ा है। तो जब अशोक गहलोत से इतने मनमुटाव हो गए हैं, फिर भी तस्वीरें अभी तक ऐसे की ऐसे यहाँ पर रखी है। किसने कहा मेरे अशोक गहलोत से कोई मनमुटाव? अशोक गहलोत जी से मेरे कोई मनमुटाव नहीं, उनके कर्मों से मनमुटाव। जो उन्होंने किया वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं और मेरे लिए आदरणीय जीवन भर रहे। लेकिन जो भी काम उन्होंने किए हैं, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ तस्वीरें उनकी लगी हुई, ये हमेशा लगी रहेंगी, क्योंकि मेरा और उनका नाम कोई अलग तो कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। मैंने जिस शिद्दत के साथ उनके साथ काम किया है, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है, और वो सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोगों को पता है, पूरा प्रदेश ये जानता है कि 13 से 18 में अगर कोई व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा था, हर तरह से खड़ा था, हर जगह उन्हें किस रूप में जाना चाहिए, कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उनको जगह दिलवा रहा है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो जब हमने इतनी मजबूती के साथ काम किया तो अलग होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया है आज तक वो नहीं करना चाहिए था। मेरी परेशानी, मेरी नाराजगी और मेरा उल्हाना है तो उनके उन कर्मों को है जो उन्होंने किए। अच्छा, कल से जब से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये सारे बड़े खुलासे हुए हैं, किसी कांग्रेसी नेता का आपके पास फोन आया, किसी ने बातचीत करी आपसे? नहीं, मुझसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन हाँ, मुझे पास धमकियां बहुत सारी आ रही हैं तरह तरह की। हालांकि हो सकता है बड़े लोग बचकानी बातें करते हैं, लेकिन फोन पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कमेंट्स में भी तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। जैसे कोई उठा के ले जाने की बात करता है, कोई मारने की बात करता है, कोई ये कहता है कि आप निकलो, आपको देख लेंगे, क्योंकि वो सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, धमकी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब फिर मैं अपनी सुरक्षा को लेकर और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर जाहिर करूंगा कि अगर कोई भी घटना होती है किसी भी रूप में मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, तो उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर अशोक गहलोत होंगे। तो
तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज की मतदान प्रक्रिया से ठीक पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर बड़े आरोप लगाए हैं। 2020 में जिस वक्त अशोक गहलोत की सरकार गिरने की कथित तौर पर नौबत आई थी, जिस वक्त मानेसर कांड हुआ, उस वक्त जो फोन टैपिंग का केस चला, जो ऑडियो क्लिप्स पूरे मीडिया पर सर्कुलेट किए गए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उन पर लोकेश शर्मा का कहना है कि वो ऑडियो क्लिप्स इन्हें किसी सोशल मीडिया या किसी और जगह से नहीं, बल्कि खुद अशोक गहलोत द्वारा इनके हाथ में पेन ड्राइव से सौंपे गए थे। हालांकि इन्होंने वो जो ऑडियो क्लिप्स है, जो सबूत है, जो बातचीत हुई इनकी और अशोक गहलोत की, वो सब कुछ बचा कर रखे हैं। और इनका कहना है कि क्योंकि अब मैं अकेला पड़ गया हूं, अशोक गहलोत ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, इसीलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और इनके इस खुलासे के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें उठ रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर शायद साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। मगर तमाम जो बातचीत हुई उस पर लोकेश शर्मा ने अपना वर्जन दिया। इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोच करके इन्होंने ये इतना बड़ा खुलासा अपने ही गुरु कहे जाने वाले अशोक गहलोत के खिलाफ कर दिया है। तो आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि लोकेश शर्मा द्वारा दिए गए तमाम स्पष्टीकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।